KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, welcome to our psychology score booster series in which we are going to do answer writing practice for psychology. So ये कोर्स हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के लिए बनाया है. अब साइकोलॉजी की बारी है. तो इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू राइटिंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, केस स्टडी, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. डिफरेंशिएट करेंगे कि 2 मार्कर के आंसर्स कैसे लिखते हैं, 6 मार्कर के कैसे लिखते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. सो वेलकम. एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करें यूजिंग एलिमिनेशन एंड लॉजिक. सो लेट्स जंप टू द एमसीक्यूज. नंबर 1, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पे बेस्ड है. सो देखिए क्या है. मधु एक स्टूडेंट है हु एक्सेल इन रिमेम्बरिंग फैक्ट्स. ठीक है, तो उनको क्या याद हो रहा है. ठीक है, शी इज एक्सेलेंट इन रिमेम्बरिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स बट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. मतलब वो स्ट्रगल करती है इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग में उसको प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू आर्थर जेनसेन्स थ्योरी मधु के पास कौन सी एबिलिटीज हैं. सो भाई आर्थर जेनसन की थ्योरी को क्या कहते हैं, हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन आया है. 2 लेवल में डिवाइडेड, लेवल 1 और लेवल 2. तो इसमें कौन सी बात हो रही है कि मधु के पास कौन सी एबिलिटीज हैं. सो लेवल 1 क्या होता है आपका, एसोसिएटिव लर्निंग. फाइन. लेवल 1 इज एसोसिएटिव लर्निंग एंड द लेवल 2 इज क्रिटिकल थिंकिंग. तो ये एसोसिएटिव लर्निंग रोड लर्निंग में ज्यादा कर रही है. ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपका लेवल 1 हो चुका है. कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इसके पास नहीं है, ये आपका लेवल 2 में आ जाता है. तो जहां पे सबसे पहली बार रूट लर्निंग आपको लेवल 1 में होती है, तो जहां पे लेवल 2 है वो आप क्रॉस कर दीजिए. ठीक है, तो 50-50 पे आप पहुंच चुके हैं. अब 50-50 लेवल 1 में तो है, लेकिन ये क्या करिए, रूट लर्निंग में अच्छी है, क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती. तो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इसके पास. ये लेवल 1 क्या कर रही है, एसोसिएट लर्निंग कर रही है, जिसमें आपका फैक्चुअल मेमोरी को रिवाइज करना, रोड लर्निंग पे फोकस करना, मेमोराइजेशन, रिकॉलिंग ऑफ द फैक्ट्स, फिगर्स, एंड इट डजंट रिक्वायर डीप लॉजिकल थिंकिंग. सो द राइट आंसर इज लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. A researcher is conducting a survey to assess personality traits of the participant. Personality trait, chapter 2 से क्वेश्चन आ रहा है, self and personality से. One of the items in the survey asks, I always help others when they are in need. I always help. तो ये कौन सी which of the following biases is most likely to affect the response? क्या response पूछे जा रहे हैं. ठीक है, so chapter 2 से क्वेश्चन है, नॉन रिस्पॉन्स बायस, एक्विसेंस, रैंडम रिस्पॉन्डिंग एंड सोशल डिजायरेबिलिटी. अब इस क्वेश्चन का कार्य आई ऑलवेज हेल्प अदर्स, ये सोशली अप्रूव मॉरल पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है कि मैं सबकी हेल्प करता हूं जिनको जरूरत होती है. तो ये क्या शो कर रहा है, मॉरल बिहेवियर. इट इज शोइंग मॉरल बिहेवियर. फाइन. सो इसका आंसर नॉन बायस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बायसनेस कोई शो नहीं हो रहा. तो ये रिस्पॉन्सिव बायसनेस तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, तो इसका मोस्टली राइट आंसर क्या होगा, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, बिकॉज व्हाट द पार्टिसिपेंट इज सेइंग दैट आई ऑलवेज हेल्प, और इसमें क्या है, अदर्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, easy. Which of the following best describe the nature of creativity test where there are no specified answer? No specified answer to a particular question or problem, allowing freedom to use one's imagination and express it in the original ways. तो ये क्वेश्चन है आपका. अब ऑप्शंस देखिए, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, एनालिटिकल एंड स्ट्रक्चर्ड. देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्रिएटिविटी टेस्ट जिसमें एक स्पेसिफाई आंसर नहीं होता. कन्वर्जन की बात करें, इसका एक ही आंसर होता है, ओनली 1 आंसर. तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. एनालिटिकल की बात करें, इसमें क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. एनालिटिकल में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आ जाता है, और स्ट्रक्चर्ड में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज डाइवर्जेंट, क्योंकि डाइवर्जेंट में क्या होता है, आपको मल्टीपल आंसर्स होते हैं. डाइवर्जेंट थिंकिंग इज बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग. वहां पे आपका एक जगह दिमाग नहीं चलता, बहुत ज्यादा जगह दिमाग चलता है, तो उसके मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हो जाते हैं. वेयरएज कन्वर्जन का एक आंसर होता है. एनालिटिकल में यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड स्ट्रक्चर में सीक्वेंस होता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग. देन नेक्स्ट, होल्ड ऑन, या
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान देना है कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ठीक है, नॉट पूछा है। मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी, ठीक है, साइकोडायनामिक थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था, नॉट। कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है। पहला क्या बोलता है, दे आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड लैक रिगोरस साइंटिफिक बेसिस। भाई ये तो क्रिटिसिज्म था, ये तो क्रिटिसिज्म था ही था, लोगों ने बोला ही था कि ये साइंटिफिक बेसिस पे बेस्ड नहीं है, एविडेंस है ही नहीं, ये बेसिकली केस स्टडी, पढ़ी सुनी कहानी फ्रॉइड ने बता दी। ये स्मॉल है, एटिपिकल इंडिविजुअल्स आर द सैंपल फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशन, यस ये भी गलत है, ये भी इसका क्रिटिसिज्म था क्योंकि बहुत कम लोगों को इसने क्या किया था, एनालाइज किया था। द कंसेप्ट्स आर वेल डिफाइंड इजीली सबमिटेड टू द साइंटिफिक टेस्टिंग। भाई ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अभी बोल रहे हो कि साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था ये, और अभी बोल रहे हो साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए था, तो ये क्रिटिसिज्म नहीं है, इसका ऑपोजिट है क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि ये वेल डिफाइंड तो बिल्कुल ही नहीं है, स्ट्रक्चर्ड भी नहीं था, ओवर जनरलाइजेशन किया था, बहुत कम पेशेंट्स थे, ठीक है, तो राइट आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है। असर्शन क्या होता है, आपका बेसिकली एक फैक्ट होता है, रीजन उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असर्शन देखेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सन सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल मेजर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। भाई दोनों ही ठीक है ये, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका आंसर होगा बी, दोनों ही ठीक है भाई, टेस्टिंग ये यूज होती है, एंड जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, बिल्कुल ठीक। ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बता देते हैं, ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट ये सारे ही चीजों में यूज होता है, उनका यूजेस बता रहे हैं, दोनों ठीक है, लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा क्या इसकी वजह से ही साइकोलॉजिकल टेस्ट सब में होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों ट्रू है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं। नेक्स्ट, a study finds that individual who are regularly exposed to high stress, अब चैप्टर 3 से क्वेश्चन बनता है, have a higher incident of infection, this observation can be explained by, कि जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, तो जस्टिफिकेशन मांग रहा है ये, एक्सप्लेनेशन मांग। अब ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, स्ट्रेस के टाइम पे एंटीबॉडीज बनती हैं, देन इंक्रीज वाइट सेल काउंट ड्यू टू स्ट्रेस, impaired immune response due to stress and reduce need for sleep due to stress। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एनहांस, इंक्रीज नहीं होता भाई, ये डिक्रीज हो जाता है, स्ट्रेस जितना लोगे आपकी एंटीबॉडीज बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, और ये जस्टिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स, जी नहीं, ये भी कम हो जाता है, रिड्यूस नीड फॉर स्लीप ड्यू टू स्ट्रेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, आपको जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है जब आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो कंक्लूजन क्या है, इन्फेक्शन जब से ज्यादा होता है अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, फाइन, तो लैक ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से आपको जब स्ट्रेस होता है तो वो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपको इन्फेक्शंस होने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person dislikes a type of food, ठीक है, expresses negative opinion about it and totally avoid it, which components of ABC model of attitudes are illustrated। भाई ABC में आपका क्या आ जाता है, affective, behavioral, cognitive, तीनों, तो ये पूछा कि कौन से शो कर रहे हैं, कोई दो भी कर सकता है, सारे भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड है, फॉर एग्जाम्पल मोमोज हैं, तो उस पर्सन को क्या मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं है, मोमोज की वजह से एक नेगेटिव ओपिनियन कि भाई मोमोज खाना तो बेकार है, वो अवॉइड करता है क्योंकि उससे पेट खराब हो जाता है, ठीक है। तो कौन से एबीसी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, क्या इसमें इमोशंस हैं, बिल्कुल है, नेगेटिव ओपिनियन मान लिया तो आपका अफेक्टिव है, बिल्कुल है, तो जहां से आपका अफेक्टिव आ जाता है उसको आप टिक कर दीजिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल नहीं होगा, तो अफेक्टिव इसमें बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर है इसमें, बिल्कुल है, अवॉइड कर रहे हैं भाई, उसका बिहेवियर क्या शो रहा है कि जब भी उसके सामने मोमोज आएंगे वो पर्सन खाएगा ही नहीं, तो बिहेवियर भी आ जाता है, तो अफेक्टिव कॉग्निटिव हटा दीजिए, तो 50-50 लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में हम रियल लाइफ एग्जांपल यूज कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड है, चलो हमने तो अच्छा खाना बता दिया मोमोज, दाल नहीं पसंद भाई, दाल कैंसिल आउट हो गई, दाल अवॉइड कर रहा है, ठीक है। एंड डिसलाइक भी है, हाँ है, जब भी दाल आएगी
वो खाएगा नहीं, और नेगेटिव ओपिनियन भी बता रहा है। फाइन, सो नेगेटिव थॉट भी है, नेगेटिव बिलीफ भी है, तो तीनों ही कंपोनेंट्स आ जाते हैं इसमें। कॉग्निटिव भी है, अफेक्टिव भी है, बिहेवियरल भी है, तीनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिसलाइकिंग भी है, इमोशंस भी आ रहे हैं, एंड आप बिहेव भी कर रहे हो कि जब भी वो फूड आपके सामने आएगा यू विल टोटली अवॉइड इट। तो इसमें क्या आ जाते हैं, आपके तीनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गिव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which method of message transmission is likely to be the most effective for creating a positive attitude towards ORS, oral dehydration solution for the young children? भाई, which method is likely to be most effective? जो मैसेज है आपको स्प्रेड करने के लिए कौन सा इफेक्टिव होगा? मास मीडिया, एडवर्टीजमेंट, पैम्फलेट्स, कम्युनिटी सोशल वर्क एंड डॉक्टर्स, रेडियो अनाउंसमेंट। सबसे बेस्ट भाई मास मीडिया ही होता है, क्योंकि ये टारगेट क्या करता है? लार्ज मास ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, एडवर्टीजमेंट्स हो गया, सबसे ज्यादा हम उससे अट्रैक्ट होते हैं और इमीडिएटली ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स ही नहीं है। मैसेज ट्रांसमिशन के लिए आपका मास मीडिया एडवर्टीजमेंट ही क्या होता है? मोस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट, पीसफुल ऑडियंस एट अ स्पोर्ट्स इवेंट सडनली टर्न्स इनटू अ फ्रेंजीड मॉब फॉलोइंग अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन बाय अ रेफरी। तो भाई ऑडियंस थी, ऑडियंस कौन होती है? एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए क्या देखते हैं? शो देखने के लिए आती है। वो टर्न हो गया मॉब में। क्यों? क्योंकि रेफरी ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दे दिया। What factors are responsibly possible for this transformation? तो भाई वो क्यों हो गया? ऑडियंस मॉब में कैसे बदल गई? Audience initial passive nature, the presence of clear and enforced rules, polarization of attention and shared emotions among the audience, diverse opinion and behaviors within the crowd. Okay, so right answer देखते हैं। right answer क्या होगा? shared emotions among the audience, polarization of attention. polarization, वो attention क्या था आपका? stimulus था, रेफरी का डिसीजन, रेफरी के डिसीजन की वजह से स्टिमुलस एक्टिवेट हुआ एंड देन ये अटेंशन का पात्र बन गया है, एंड हेंस क्या हो गया? ये शेयर्ड इमोशंस आ गए अमंग द ऑडियंस में, बिकॉज एवरी ऑडियंस गॉट अगेंस्ट टू द रेफरीज डिसीजन। ठीक है, सो ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन कैसे हो गया? रेफरी का डिसीजन हो गया था, जिसमें पीपल फोकसेस ऑन द स्टीम स्टिमुलस, और स्टीम स्टिमुलस क्या था? रेफरी का डिसीजन, एंड हेंस इट एक्टेड एज a polarization of attention. So this is the right answer. Fine. Next question. According to Sheldon's typology, William Sheldon, chapter 2 की बात हो रही है, which of the following combination correctly match? अब correctly पूछा है, इनमें से कौन सा correctly match है with associated temperament? तो उन्होंने क्या बोला था? शेल्डन ने बोला था कि बॉडी के टेम्परामेंट एंड फ्लूइड, बॉडी के टेम्परामेंट से, बॉडी स्ट्रक्चर से वो पर्सनालिटी को बताते हैं। ठीक है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ्स। फाइन, एंडोमॉर्फ्स क्या होते हैं? थिन, लॉन्ग, फ्रेजाइल, ब्रेनी, आर्टिस्टिक, इंट्रोवर्ट। मेसोमॉर्फ स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डिंग, रेक्टेंगुलर, एनर्जेटिक, करेजियस। देन एक्टोमॉर्फ हो गए फैट, राउंड, रिलैक्स, सोशेबल, एंड एंडोमॉर्फ्स हो गए स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, रेक्टेंगुलर, एनर्जेटिक। भाई एंडो होते हैं आपके फैट, सॉफ्ट, राउंड एंड प्लम्पी। ठीक है, एंड एक्टो होते हैं आपके थिन, फ्रेजाइल। तो फर्स्ट तो गलत है, ये एक्टोमॉर्फ्स है, ये एंडोमॉर्फ्स नहीं होते। ठीक है, फैट, राउंड क्या होते हैं? आपके एंडोमॉर्फ्स होते हैं, एंड मेसोमॉर्फ मींस मिडिल, ये होते हैं आपके फिट पर्सन, दे आर मस्कुलर, बॉडी फ्लूइड, रेक्टेंगुलर, एनर्जेटिक एंड करेजियस। तो राइट आंसर इज मेसोमॉर्फ्स, मतलब मिडिल वाले, दोज पीपल हु आर फिट, फ्रेजाइल भी नहीं है, ज्यादा पतले भी नहीं है और ज्यादा प्लम्पी भी नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शेल्डन मेसोमॉर्फ इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कैटेगरी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इज फॉर्मिंग अ न्यू कमिटी टू प्लान अ मेजर इवेंट टू इंश्योर इफेक्टिव कोलैबोरेशन, दे वांट कमिटी टू फंक्शन एज अ प्राइमरी ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप की बात हो रही है, प्राइमरी ग्रुप के फीचर्स की यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे सपोर्ट करेंगे। अब प्राइमरी ग्रुप की डेफिनेशन की बात करें, सबसे ज्यादा क्या होता है? यहाँ पे क्लोज पर्सनल रिलेशंस होते हैं, फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, मतलब प्राइमरी ग्रुप वो होते हैं जहाँ पे आपका इमीडिएट इंटरैक्शन क्या हो, पॉसिबल हो। सेकेंडरी में थोड़ा सा वाया वाया होके आ जाता है। तो प्राइमरी ग्रुप जिसमें क्लोज होंगे, फेस टू फेस इंटरैक्शन, इमीडिएट इंटरैक्शन, एंड इट इज टोटल इनफॉर्मल इंटरैक्शन, कोऑपरेशन एंड
कोहेजन, ये सारी चीजें क्या है, फीचर्स है प्राइमरी ग्रुप के। ठीक है, असाइनिंग क्लियर रोल्स एंड टास्क टू ईच मेंबर, encouraging frequent and informal interaction among the members, setting strict rules and guidelines for all the meetings, limiting communication. So right answer is encouraging frequent and informal interaction. प्राइमरी ग्रुप वो होता है जो इनफॉर्मल होता है, ठीक है, आप इमीडिएटली बहुत क्लोज फेस टू फेस रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। अगर न्यू कमिटी है इवेंट्स की, तो अगर इवेंट मैनेजमेंट करना है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल्स करोगे तो people will not be able to show their ideas, tell their ideas, fine. So frequent and informal interaction करना है ताकि कोई biasness ना हो and people can freely express their emotions, ठीक है। Next, Ravi constantly believes he is a failure because he once performed poorly on a test. Which cognitive problem is he exhibiting according to the cognitive model? ठीक है, तो थेरेपीज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कॉग्निटिव की बात करें, वो क्या कर रहा है, एक बार उसने टेस्ट में खराब परफॉर्म किया, ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं आई एम अ फेलियर। क्या कर रहा है वो, अपने कॉग्निटिव प्रॉब्लम को ओवर जनरलाइज कर रहा है, बार बार सोच रहा है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ओवर जनरलाइजेशन। लॉजिकल रीजनिंग, रैशनल थिंकिंग नहीं हो पाएगा, लॉजिकली सोच रहा है नहीं। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, भाई एक टेस्ट में फेल होगी तो यही मेरा डिसाइड फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्या कर रहा है, उस प्रॉब्लम को वो ओवर जनरलाइज कर रहा है। दैट इज द राइट आंसर, वेरी इजी। Which of the following statement best describe how societal norms influence the perception of abnormal behavior? चैप्टर 2 से ही आता है कि सोसाइटी की वजह से आपको एब्नॉर्मल बिहेवियर कैसे आता है। थेरेपी वाले चैप्टर में से ही क्वेश्चन है, दोनों को मिक्स करके। सोसाइटल नॉर्म्स आर यूनिवर्सली कंसिस्टेंट एंड डू नॉट चेंज ओवर द टाइम, ठीक है। बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस दैट अलाइन विद सोसाइटल नॉर्म्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एब्नॉर्मल। Societal norms are derived from society's culture, including its history, values, and institutions, and these norms can change over the time. Aggressive behavior is universally accepted as normal behavior across all the cultures. Fine. Right answer होगा इसका, societal norms are derived from society's culture, including its history, values, institutions, and these norms can be changed over the time. ये चेंज हो सकता है, और अगर जब ये चेंज नहीं होता तो सोसाइटी क्या बोलती है, ये abnormal behavior है। When you go against the norms of society, against the behavior of the society, ठीक है, against the setted rules made by the society, तो ये सिचुएशन में क्या आ जाता है, सोसाइटी को लगता है कि यू आर शोइंग एब्नॉर्मल बिहेवियर, जो आप कर रहे हो वो गलत है, जो हमने बनाया है वो ठीक है। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, संगीता काउंसलर है, शी इंटरैक्ट्स विद द क्लाइंट एंड सीक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट ऑन वन बेसिस, ठीक है। शी इज यूजिंग अ डैश मेथड ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट में वन बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। वन बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट और इंटरव्यू में डिफरेंस है। सेल्फ रिपोर्ट में जो हम पूछ रहे हैं वो बताया जा रहा है, जो क्लाइंट है अपने आप से सब कुछ बता रहा है। एंड वन बेसिस जो कीवर्ड है वो इंटरव्यू का आता है, ये वन बेसिस पे होता है, ठीक है। ये टेस्ट नहीं है, ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करके नोट्स नहीं बना रही है, वन बेसिस पे वो क्या कर रही है, उसका इंटरव्यू ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट, सुरेंद्र न्यूबॉर्न सन हैज नो आइडिया ऑफ हिज ओन सेल्फ, दिस रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। He is unaware of the various objects in his environment such as chair or table in his room. Newborn को नहीं पता, वो unaware है कि ये कौन सा टेबल है। He is able to cry when he is hungry. Sometimes he just smiles when he sleeps. People around him are a part of his experiences and however he cannot gather any meaning from it. ठीक है। So बच्चा जब रोता है उसको भूख लगती है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि उसको आइडिया नहीं है क्या चल रहा है। अब भूख लग रही है तो वो रो रहा है, तो उसको आइडिया है कि मुझे रोना है, ठीक है, कब रोना है, जब मुझे भूख लग रही है। तो जहाँ पे सेकंड है आप उसको काट दीजिए। अब दो ऑप्शंस बचे, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो मतलब फोर्थ तो है ही है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो उसके एक्सपीरियंसेस का पार्ट है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है ये कैसा पार्ट है, ठीक है। समटाइम्स ही स्माइल्स व्हेन ही स्लीप्स एंड ही इज अनअवेयर, उसको आइडिया नहीं है, अनअवेयर। तो राइट आंसर होगा बिकॉज ही हैज नो आइडिया what are the objects of in his environment, and जो चेयर है ये चेयर है, जो टेबल है वो टेबल है, ये क्या है, तो उसको पता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन असर्शन रीजनिंग से ये क्वेश्चन आ जाता है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन।
Theory of primary mental ability states that intelligence consists of primary ability, each of which is relatively independent of the others. So, theory of primary mental ability, Thurston वाली 7 उसने mental abilities दी थी. Theory explains that intelligence consists of abilities obtained at 2 levels. भाई ये तो गलत ही है, पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि हराकल लेवल्स आर्थर जेनसन ने दी थी, ना कि लुई थर्स्टो ने. तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में 7 एबिलिटीज आ जाता है. ठीक है, तो इसका एक ही आंसर बनेगा कि आर आपका गलत है. देखो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है वो गलत है. दोनों, अगर आपको पता है कि मेंटल एबिलिटीज किसने दी थी तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको पता है कि लेवल 1 और लेवल 2 किसमें आता है, हायरार्किकल मॉडल में आता है, जो आर्थर जेनसन ने दी थी, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नरेश इंड्यूस पर्सनल स्ट्रेसेस ड्यू टू नॉइजी सराउंडिंग्स, कम्यूटिंग, वाटर शॉर्टेज, ट्रैफिक सिग्नल्स. ये कौन सा स्ट्रेस है? लाइफ इवेंट्स, एवरीडे हैसल्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, फिजिकल स्ट्रेस. भाई ट्रॉमा नहीं दे रहा, ये डेली होती रहती है चीजें, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एवरीडे हैसल्स बोलेंगे. ओके फाइन. लाइफ इवेंट्स एक पर्टिकुलर लाइफ का एक इवेंट जो आता है, ट्रॉमा उसी लाइफ का, तो ये लार्जर पार्ट है, ट्रॉमा छोटा पार्ट है. फिजिकल जो आपको फिजिकल एनवायरनमेंट देता है, ठीक है, तो इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ बाकी चीजें भी हैं. दिस इज एवरीडे हैसल्स, जो डेली का ट्रैफिक हो गया, नीबर से लड़ाई हो गई, पानी की कमी है, ये सारी कैटेगरीज आ जाती है आपकी एवरीडे हैसल्स में. फाइन, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बहुत डुएबल होते हैं, बहुत रिलायबल होते हैं. ठीक से लॉजिक लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करेंगे, so you can score 15 out of 15 in your MCQ. So I'll see you in the next lecture everyone. Till there, take care, bye bye, thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.